गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे वीडियो का 5वां भाग देखेंगे। आज लेसन नंबर 3 क्लास 10 साइंस पार्ट 5। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो धातु है उसका निष्कर्षण कैसे किया जाए, चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये टॉपिक है हमारा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट, जैसे अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अक्रियाशील होती है, यानी जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी। इस चीज़ को आप जानते हैं। तो इन्हें कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो धातु है उसको कार्बन के साथ गर्म करके हम उनके यौगों को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये अत्यधिक सक्रिय है। इसलिए इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके हम कोई भी धातु प्राप्त नहीं कर सकते। तो उदाहरण के लिए कार्बन के यौगिक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कार्बन के द्वारा हम इन धातुओं को अपचयित नहीं कर सकते। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है, यानी ये धातु कार्बन के अपेक्षा ऑक्सीजन से जुड़ने में अधिक सक्षम होते हैं। तो स्टूडेंट, इन धातुओं को अलग करने के लिए विद्युत अपघटन या अपचयन का सहारा लिया था, क्योंकि कार्बन से इन्हें अपचयित नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्बन प्रति जुड़ते नहीं हैं, इसलिए ये ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं। यही कारण है कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम एवं उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से इनको प्राप्त करते हैं। देखिए, कैथोड जो होगा वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड होगा, इस पर धातु मिलती है। एनोड जो धन आवेशित होगा, यहाँ पर क्लोरीन मुक्त होगा। देखिए कैसे, हम देखते हैं अभी। चलिए स्टूडेंट, देखिए आप, हमने क्या किया? सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया। देखिए कैथोड क्या होता है? कैथोड ऋण आयन होता है, और एनोड क्या होता है? धन आयन होता है। तो कैथोड पर धन धातु मिलेगी यानी सोडियम मिलेगा, और एनोड पे ऋण धातु मिलेगी, ऋण अधातु मिलेगी, यानी इस पे क्या मिलेगा? क्लोरीन मिलेगा। यानी कैथोड पर सोडियम मिल जाएगा और एनोड पर क्लोरीन मिल जाएगा। कैथोड जो होता है प्लस होता है स्टूडेंट, एनोड जो होता है माइनस होता है। ठीक है। इसी प्रकार एल्युमिनियम के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। चलिए स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है धातुओं का परिष्करण। कैसे हम धातुओं को अलग करेंगे? देखिए कैसे अलग किया जाएगा। धातुओं के परिष्करण में आप देख सकते हैं, ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रम से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती, यानी ऊपर जो प्रक्रियाएं हमने यूज की उसमें जो धातु प्राप्त होगी वो पूरी तरह के शुद्ध नहीं होगी। इनके अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि है विद्युत अपघटन परिष्करण, यानी धातुओं से उनकी अशुद्धि को बाहर करने के लिए सबसे अच्छी विधि है विद्युत अपघटन। देखिए विद्युत अपघटन में क्या होता है? जिस धातु को शुद्ध करना है, जिस धातु को शुद्ध करना है उस धातु, उसकी अशुद्ध धातु, जिस धातु को शुद्ध प्राप्त करना है उसका अशुद्ध क्षण एनोड पर और शुद्ध क्षण कैथोड पर लगा दीजिए। ठीक है। और जिस धातु को शुद्ध करना है उसका सल्फेट विलयन ले लीजिए। मान लीजिए आप कॉपर को शुद्ध कर रहे हैं, तो कॉपर का शुद्ध क्षण एनोड पे लगा दीजिए, शुद्ध क्षण कैथोड पे लगा दीजिए और कॉपर सल्फेट का विलयन ले लीजिए। अब क्या करना है? आपको विद्युत यहाँ प्रवाहित करना है। जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो शुद्ध धातु जो होगी वो आपको एनो कैथोड पर मिल जाएगी। इस प्रकार से प्रक्रिया काम करती है। और देखिए स्टूडेंट, जब धातु शुद्धिकरण होता है उसके दौरान धातु जो कचरा निकलता है वो एनोड के पास जमा हो जाता है, इसे हम एनोडिक पंख कहते हैं। ठीक है। तो जैसे इस विधि से कॉपर, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु के एनोड के रूप में, जैसा मैंने बताया, अशुद्ध एनोड के रूप में, शुद्ध धातु कैथोड के रूप में बनाई जाती है। ठीक है। और धातु का लवण, यानी जो धातु है उसका लवण विलयन लेंगे और इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो
तो शुद्ध धातु आपको कैथोड पे मिल जाएगी और अशुद्ध धातु आपको एनोड पे मिल जाएगी। एनोड के पास कुछ गंदगी कचरा वगैरह इकट्ठा हो जाता है धातुओं का, जिसे हम एनोडिक पंख कहते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है आप सभी जानते हैं। खुली वायु में कुछ दिन तक सिल्वर की धातु काली हो जाती है। सिल्वर का वायु उपस्थित सल्फर के साथ किया सिल्वर सल्फाइड बनने से ऐसा होता है। सिल्वर की धातु काली क्यों पड़ेगी? क्योंकि सिल्वर का वायुमंडल सल्फर के साथ क्रिया होगा, सिल्वर सल्फाइड बनेगा। इसी के अलावा कॉपर वायु उपस्थित कॉपर की कार्बन डाइऑक्साइड से प्रक्रिया होने भूरे रंग की परत जाती है, इससे तांबे की चमक कम हो जाती है। इसके अलावा हरे रंग की परत चढ़ जाती है जो बेसिक कार्बन होता है। इसके अलावा लोहे को लंबे समय तक आप रख दीजिए, भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी, इसको जंग लगना कहते हैं। तो जंग कैसे लगता है? जब लोहा वायु की उपस्थिति में हो या लोहा किसी शुष्क परिस्थिति में हो। लोहे पर अगर तेल लगा के रखेंगे तो लोहे पर जंग नहीं लगेगा। आप 3 परख नली देख रहे हैं, एक में जंग लगी लोहे की कील है, जल है, तो क्या होगा? जल और वायु लोहे की जंग में तीव्रता लाते हैं। दूसरे में जल है लेकिन उस पर तेल की परत है तो ये कम जंग लगेगा क्योंकि तेल जो है जंग को रोकता है। तीसरे में शुष्क वायु है, तो शुष्क वायु में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड रखा गया है जो कि कह रहे हैं वायु को अवशोषित कर लेगा। जब वायु रहेगी तो जंग लगेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से लोहे पर जंग लगना अर्थात संक्षारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लोहे की जंग लगने का हमने बात कर लिया स्टूडेंट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्या होता है इसमें जंग लगने की परिस्थिति में और जंग ना लगने की परिस्थिति में। देखिए अब हमने जंग लगना देख लिया, अब जंग से सुरक्षा कैसे प्राप्त करेंगे ये भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जंग से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? हम पेंट करेंगे। क्या करेंगे? पेंट करेंगे। ये तेल लगा के रखे हैं, ग्रीस लगाएंगे जिससे लोहे पर जंग ना लगे। इसके अलावा क्रोमियम लेपन करेंगे, एनोडीकरण करेंगे। मिश्र धातु से बचाया जा सकता है जंग से। ठीक है, लोहे और इस्पात जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक का परत चढ़ाते हैं। जिंक के परत चढ़ाने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जब तक जस्ते की परत नष्ट ना हो जाए, यसद लेपन से वस्तु यानी जब तक लोहे पर जिंक की परत चढ़ी है तब तक लोहे पर जंग नहीं लगेगा। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? इसका कारण ये है कि जिंक जो है लोहे की तुलना में कम सक्रिय धातु है, इसलिए जिंक पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं धातुओं गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रण है, यानी एक धातु को दूसरी धातु से मिलाकर एक नई धातु तैयार की जाती है जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण के लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसका जंग लगता है। क्योंकि अशुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है, इसको गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खींचा जा सकता है, लेकिन अगर इस लोहे में थोड़ा कार्बन मिला दिया जाए तो कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहा कठोर क्यों होता है? जिसमें कार्बन की मात्रा मिला देते हैं तो लोहा क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। स्टेनलेस स्टील आपसे पूछेगा कि क्या मिलाने पर, तो निकल और क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है जो कठोर होता है तथा इसमें जंग नहीं लगती। इस प्रकार के लोहे का साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाए तो लोहे का गुणधर्म क्या होता है बदल जाता है। वास्तव कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु में के गुणधर्म बदले जा सकते हैं। तो यह पदार्थ अधातु या धातु कुछ हो सकता है। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। आप क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण क्या कहेंगे स्टूडेंट? मिश्र धातु कहेंगे। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है, यानी दोनों धातुओं को गला दिया जाता है, फिर इसके अंदर धातु क्या करते हैं? मिला देते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। देखिए कह रहा है शुद्ध 24 कैरेट कहते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है तथा ये काफ़ी नर्म होता है, इसलिए इसका आभूषण बनाया नहीं जाता है। इसके लिए इसमें क्या करते हैं? भारत में आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है, जिसमें 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का 2 भाग तांबा तथा चांदी बनाकर मिलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे। यदि कोई धातु पारद है तो इसके मिश्रातु को
अमालगम कहते हैं, यानी किसी धातु में पारा मिला हो, जैसे पारा है जिंक, ये पारा और ये जिंक, तो इसे जिंक एमालगम कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये पारा है, ये सोडियम है, सोडियम एमालगम कहेंगे, यानी किसी धातु के साथ अगर पारा जुड़ जाता है तो धातु का एमालगम बन जाता है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत में लोहे, देखिए लौह स्तंभ भाई ये दिल्ली का, आप एसएस में ही पढ़ेंगे। देखिए ये आज तक ऐसे धूप धूल में खड़ा है, लेकिन आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। तो हम ऐसा जान सकते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक थे इतने होशियार थे पुराने समय के कि उन्होंने ऐसी विधि खोज ली थी जिससे लोहे पर लंबे समय तक जंग नहीं लगता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका वजन जो है 6000 किलो है, यानी 6 टन वजन है और 8 मीटर ऊंचा है। चलिए स्टूडेंट आगे हम देखते हैं। मिश्र धातु कांसा, कांसा एक मिश्र धातु है, ठीक है। ये कुचालक है, विद्युत का कुचालक है, लेकिन तांबे का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा एवं टिन, देखिए सोल्डर नामक मिश्र धातु सीसा और टिन से बनती है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। सोल्डर मिश्र धातु का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है क्योंकि यह इसका गलनांक काफ़ी कम होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका ये 3rd चैप्टर 5 वीडियो में समाप्त हुआ। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी